Hi students, how are you? In last lecture we have seen that how light changes its path traveling from one medium to the another medium, and that phenomena is called as refraction of light, है ना? In today's lecture now we will be looking at different application of refraction of light. Very famous applications are there. सबसे पहले मैं यहाँ पे I will be writing that applications and one by one we will be understanding in the context of refraction of light. Okay. सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे. सबसे पहली चीज जो है वो है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन. नंबर सेकंड, इट इज ऑल अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. इन सब के पीछे एक रीजन है, अपेरेंट पोजीशन. अपेरेंट पोजीशन मतलब अभी स्टार जहां पर दिख रहा है वहां पे होता नहीं, एक्चुअली वो किसी और पोजीशन पे होता है, लेकिन वो वहां पे दिखता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम अभी समझेंगे कैसे. उसके बाद ट्विंकलिंग, स्टार ट्विंकल करता है ना, तो ये ट्विंकलिंग कैसे पॉसिबल हो रही है, हाउ, ये हम लोग देखेंगे. इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो अपेरेंट पोजीशन of the sun during sunrise and sunset. सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का जो पोजीशन है उसकी हम लोग बात करेंगे कि क्या वो पोजीशन वही होता है या कुछ और होता है. तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब कुछ और ही पोजीशन होगा, और वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसके बाद हम लोग देखेंगे मिराज इफेक्ट. मिराज आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में, तो ये हम लोग सब देखेंगे आज. और इसको छोड़कर भी बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस है जो आगे के टॉपिक में आएंगे, जैसे कलर ऑफ द स्काई. स्काई का कलर क्या होता है, डे टाइम में ब्लू होता है ना, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे वो थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज हो जाता है. ये क्यों हो रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें भी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसको देखेंगे हम आगे. अभी हम लोग आज बात करते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की. तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं, ठीक है. ओके, नाउ सपोज देयर इज एन स्टार ओवर हियर and you are observing it from here. आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो. अच्छा, अब हम लोग यहां पे जो खड़े हैं ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है. अच्छा, अर्थ के ऊपर आपको पता है अर्थ के आसपास जो एक लेयर है और उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर. उस पर्टिकुलर लेयर के अंदर जो भी रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं हमारा एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर की क्या खासियत है, देखो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे गैस होती है, एयर इज देयर, डस्ट पार्टिकल्स आर देयर, ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एटमॉस्फेयर खाली नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल और उसके बाद एयर, ये सारी चीज़ों से हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है. लेकिन जब एटमॉस्फेयर के आप बाहर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इन दिस रीजन देयर इज नथिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्पेस ना. क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री स्पेस. अब क्लियरली आप देख सकते हो कि इन दोनों रीजन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कौन डेंसर और कौन रेयर है,
ऑब्वियसली ये जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज डेंसर बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे तो अब यहां पर क्या हमारे पास कुछ है, गैस, एयर, कुछ? देयर इज नथिंग, दिस पार्ट इज रेरर। तो अब यहां पर रेरर और डेंसर एक पेयर ऑफ मीडियम बन गया कि नहीं? ऑब्वियसली बन गया। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए वही तो चाहिए, देयर शुड बी अ पेयर ऑफ मीडिया। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्ट होगा। ओके, नाउ सी, आपने पढ़ा हुआ है कि जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सी हियर, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा मैंने डायग्राम बनाया था, मान लेते ये डेंसर मीडियम है और मान लेते बच्चों ये रेरर मीडियम है और लाइट जा रही है रेरर टू डेंसर में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात आप जानते अच्छी तरीके से, है ना? लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रेट बेंडिंग हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस डेंसर मीडियम एंड सेपरेशन बिटवीन डेंसर एंड रेरर। आप देख सकते हो ये हमारी जो लाइन है, दिस लाइन इज सेपरेटिंग दिस टू मीडिया, है ना? तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो शार्प सेपरेशन है। कैसा है? शार्प है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेरर था एग्जैक्टली और बाद में डेंसर हो गया। लेकिन यहाँ आओ, हम अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारा एटमॉस्फेयर में ऐसा कोई शार्प लेयर नहीं है जिसके अंदर एटमॉस्फेयर हो, नहीं। हमारा एटमॉस्फेयर के जो गैस पार्टिकल है, ये जो एयर के पार्टिकल है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये रैंडमली ऊपर मूव होते रहते हैं और जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। यानी नियर द अर्थ इट इज़ मोर डेंस। फिर थोड़े सा आप ऊपर चले गए, डेंसिटी कम, और ऊपर गए डेंसिटी और कम, आप और ऊपर जाओगे डेंसिटी थोड़ी सी और कम होगी। फाइनली this density goes on decreasing when you move upward from the surface of the earth। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है डस्ट पार्टिकल की, ऊपर थोड़ी सी कम हो गई और ऊपर थोड़ी और कम हो गई और ऊपर थोड़ी और कम हो गई और ऊपर थोड़ी और कम हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये रेरर और ये वाला डेंसर के बीच में इस तरह से कोई शार्प सेपरेशन हुआ क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे मीडियम के बीच में शार्प सेपरेशन नहीं होता, वहाँ पे लाइट बेंड भी होगी, लेकिन इस तरह से बेंड नहीं होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे आई और ऐसे बेंड हो गई मीडियम में घुसने के साथ। नहीं, यहाँ पे बेंडिंग होगी बच्चों कंटिन्यूअस। कैसी बेंडिंग होगी? कंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस चेंज इन डेंसिटी है, इसलिए लाइट का बेंड जो होगा, लाइट बेंडिंग जो होगी, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगा, दैट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस कैसे होगा, आप समझा सकते हैं? देखो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना, प्रीवियस कंडीशन में ये ऐसे बेंड हो रहा था, कंटिन्यूअस बेंडिंग कैसा होगा ये देखिए आप, ये स्टार्ट तो होगा यहां से और ये इस तरह से बेंड होगा, इस तरह से। आर यू एबल टू सी दिस कर्व? इट विल बी लाइक दिस बिकॉज हियर इट इज डेंसर, और ऊपर जा रहे हो तो डेंसिटी ग्रेजुअली कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फाइनली ऊपर जाके वो रेयर मीडियम बन रहा है। तो आपको एक पॉइंट समझ में आया कि जब भी दो मीडियम के बीच में सेपरेशन इस तरह से शार्प होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट इस मीडियम पे, इस बाउंड्री पे होगी। लेकिन अगर मीडियम का जो सेपरेशन है वो शार्प नहीं है, वहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीमेंट ऑफ डेंसिटी या ग्रेजुअल इंक्रीमेंट ऑफ डेंसिटी है ऊपर से नीचे आते हुए, तो फिर वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट भी शार्प नहीं होगा बल्कि इस तरह से कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस होगा। अब स्टार के केस में आ जाओ, मैं ये सब रब कर रहा हूँ और हम लोग फिर से डायग्राम को बनाकर समझते हैं, ठीक है? तो कंसीडर यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ
और ये स्टार है, तो लाइट यहाँ से निकलेगी और इस तरह से सीधा जाना चाहेगी, लेकिन यहाँ पे जाके उसको डेंसर मीडियम मिलेगा ना, तो लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, बेंड हो जाएगी। लाइट विल बेंड लाइक दिस। अब लाइट यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे आके इस तरह से बेंड हो गई और ये बंदा इस स्टार को देख पा रहा है। लेकिन बच्चों क्या आपने गौर किया, ये यहाँ पे खड़ा हुआ कोई भी पर्सन जब ये स्टार को देख रहा है तो क्या वो स्ट्रेट देख रहा है या बेंडिंग ऑफ लाइट के थ्रू देख रहा है? ऑब्वियसली ये बेंडिंग ऑफ लाइट के थ्रू देख रहा है, सही है। तो जब बेंडिंग ऑफ लाइट के थ्रू देखेगा तो क्या उसको ये स्टार एग्जैक्टली यहां नजर आएगा? पॉसिबल नहीं है। सर क्यों? देखो एक बात याद रखना, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम कब देख पाते हैं? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों के अंदर आती है, सही है। whenever we are able to see some object, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, तो मैं इसको कैसे देख पा रहा हूँ? बिकॉज लाइट वहाँ से आ रही है मेरी आँख पर, तो मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो ये स्टार को हम कैसे देख पाते हैं? बिकॉज लाइट यहाँ से इधर आ रही है। अब इसको क्या लगेगा पता है? ध्यान से देखिएगा, इसके पास जो लाइट आ रही है वो तो इस तरह से आ रही है और इसको ये लगेगा कि दिस स्टार इज समवेयर ओवर हियर, बिकॉज इसकी आंखों में जो लाइट आ रही है वो तो यहां से नहीं आ रही है, वो आ यहां से रही है, लेकिन वो यहां पे आके बेंड हो गई है ना। तो बिकॉज ऑफ बेंडिंग इसके स्ट्रेट में कौन सी पोजीशन है? ये वाली। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ना, दिस इज नॉट अ कर्व लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब बात को समझो, स्टार की पोजीशन एक्चुअली ये थी, लेकिन लाइट यहां पे आते 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 बेंड हो गई। अब बेंड हुई तो यहां से देखने वाले आदमी को ये लग रहा है कि दिस लाइट, दिस इमेज ऑफ द स्टार इज कमिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि ये तो अपने स्ट्रेट में देखेगा, इसको ये नहीं पता कि वहां से बेंड होकर लाइट आ रही है। नहीं, हम जो देखेंगे वो तो स्ट्रेट में देखेंगे। तो उसी तरह ये आदमी जो देख रहा है ये स्ट्रेट में देख रहा है, और स्ट्रेट में देखने की वजह से स्टार की पोजीशन इसको ये लग रही है, हालांकि एक्चुअल पोजीशन ये है और ये पोजीशन जो है वो अपैरेंट पोजीशन है। अब बात समझे। सो दिस पोजीशन ऑफ स्टार इज एक्चुअल एंड दिस पोजीशन ऑफ स्टार इज अपैरेंट। इतनी बात क्लियर हो गई है? दिस कम्स अंडर अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है और आपको लिखना है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अर्थ टू द अबव द एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कंटिन्यूअसली गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम अर्थ टू द आउटर स्पेस, and that is why the light coming from the distant object like stars will keep on bending coming towards the earth, and the observer standing on the earth's surface will be able to see the star at different position than the actual position, and this phenomena is nothing but apparent position of stars. And how it became possible? Because of refraction of light. तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। टेक्स्ट बुक के अंदर प्लीज आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, वहां भी एक डायग्राम बना हुआ है इसी तरीके से, ठीक है। ओके, तो डेंसिटी ज्यादा कहां पे? यहां पे, और कम कहां पे? यहां पे। तो यहां से यहां पे आप एरो बना के ऐसा शो कर सकते हो। यू कैन मेक एन एरो लाइक दिस एंड यू कैन राइट डिक्रीजिंग डेंसिटी। क्या लिख सकते हो? डिक्रीजिंग डेंसिटी। समझ गए? अब तो स्क्रीन को पॉज करो और अपनी नोटबुक के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समझने के लिए इस तरह से एक डायग्राम बनाओ अलग से, जहाँ पे शार्प सेपरेशन है
और फिर एक अलग से डायग्राम जो इससे पहले मैंने बनाया था यहाँ पे आपको समझाने के लिए, वो भी अपनी नोटबुक में कहीं बना लो रफली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर फाइनली ये हेडिंग डाल के इसके अंडर में डायग्राम बना के आप उसको नोट डाउन करो, ठीक है। इतना काम करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक दिस सेकंड एप्लीकेशन एंड दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। चलो समझते हैं ट्विंकलिंग कैसे होती है। देखो बेसिकली ट्विंकलिंग जो है ना, इट इज द इफेक्ट ऑफ टू थिंग्स। ट्विंकलिंग कैसे होती है? दो चीज़ों की वजह से। एक तो ये कि स्टार की ब्राइटनेस चेंज होती है, चेंज इन ब्राइटनेस, और दूसरा ये कि चेंज इन पोजीशन। इन दो चीज़ों की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। यानी नाइट टाइम पे आप स्टार को देख रहे हो और आप देख रहे हो कि वो ट्विंकल कर रहा है, तो एक्चुअली उसकी ट्विंकलिंग का रीज़न क्या है? द रीज़न इज चेंज इन द ब्राइटनेस एंड चेंज इन इट्स पोजीशन। लेकिन ये जो चेंज इन ब्राइटनेस और चेंज इन पोजीशन है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर कंटिन्यूअस किसी भी लाइट का ब्राइटनेस चेंज हो रहा है और उसका पोजीशन भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आपको ये लगेगा कि वो ट्विंकल कर रहा है। आप गौर से स्टार को देखिएगा, आपने अब तक देखा होगा, लेकिन अब ज़रा गौर से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा कि स्टार का ब्राइटनेस चेंज हो रहा है और उसका पोजीशन हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, उसी पर्टिकुलर चीज़ को आप कहते हो ट्विंकलिंग। अब हमें यह समझना है कि ये ब्राइटनेस और पोजीशन का चेंज कंटिन्यूअस कैसे हो रहा है। ओके, अगेन कम टू द सेम डायग्राम। अर्थ है और आप इस तरह से खड़े हो, और अर्थ से जब ऊपर जाओगे तो ऊपर जाते जाते क्या होता है, जो इसकी डेंसिटी है वो ग्रेजुअली कम होती है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है। अब होता है एक्चुअली में ये है बच्चों कि जो डेंसिटी ऑफ द अर्थ है, सॉरी डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ये ऊपर जाते हुए कॉन्स्टेंटली कम तो होती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज भी होती रहती है। कॉन्स्टेंटली कम भी हो रही है और कॉन्स्टेंटली चेंज भी हो रही है। जैसे मान लो आप यहां से यहां देख रहे हो इस स्टार को, ठीक है। तो यहां बीच में जो एटमॉस्फेयर है, कभी ऐसा होगा कि हवा आएगी और यहां पे डेंसिटी सडनली बढ़ जाएगी 10 पार्टिकल की। कभी ऐसा होगा कि हवा ज़रा भी नहीं है और यहां पे डेंसिटी ऑफ 10 पार्टिकल सडनली हो गई कम। तो अब यहां आपके और स्टार के बीच की जो पोजीशन है, जो पोर्शन है, वहां पे डेंसिटी बढ़ भी रही है, डेंसिटी कम भी हो रही है। तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है और डेंसिटी कम हो रही है, सो कहना है इसे, इसकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। सही है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है चेंज इन टेम्परेचर। आप जब किसी चीज़ को हीट करते हो, वाटर को आप हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर, भाप बन जाएगा। तो डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है या भाप की ज़्यादा है? ऑब्वियसली वाटर की ज़्यादा है, भाप की कम है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करोगे तो बिकॉज ऑफ हीटिंग इट्स डेंसिटी विल डिक्रीज। उसी तरह जब एटमॉस्फेयर जब हॉट कंडीशन में होता है तो उसका डेंसिटी कंपेरेटिव टू कोल्ड कंडीशन कम होता है, और जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा तो उसका डेंसिटी उस टाइम ज़्यादा होगा। तो चेंज इन डेंसिटी हवा के आने जाने से भी हो रहा है, चेंज इन डेंसिटी चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी हो रहा है। अब होगा क्या, अगर इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है, डेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, सो कहना है इसे, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब लाइट को बेंड करने की जो एबिलिटी है, वो भी तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो चेंजिंग कंटिन्यूसली। आर यू गेटिंग मी? So because of change in atmospheric condition, change in the temperature, change in the density of the atmosphere, the refractive index of the atmosphere continuously keeps on changing.
अब जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, हमने प्रीवियसली देखा अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, मतलब ये जो स्टार को हम देख पा रहे हैं इस तरह से देख पा रहे हैं, मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन ऐसा लीनियर है ना। तो कभी स्टार आपको यहाँ दिखेगा और फिर कभी उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई तो वो यहाँ दिखेगा हल्का सा स्लाइटली, और कभी वो हल्का सा स्लाइटली आप उसको यहाँ देख पाओगे। सो दिस इज चेंज इन पोजीशन ऑफ स्टार्स। एक तो ये हो रहा है, दूसरा ये कि जब कंडीशन चेंज हो रही है एटमॉस्फेयर की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से होगा ये बच्चों कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी अफेक्ट होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार, व्हाट द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार दैट विल ऑल्सो चेंज। सो फाइनली समरी ये है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन the refractive index changes continuously. Refractive index changes continuously, and because of change in refractive index continuously, the brightness and position of star continuously changes. The brightness and position of star continuously changes, and hence स्टार्स अपियर्स टू बी ट्विंकलिंग। इस यही रीज़न है कि जिसके वजह से हमको स्टार क्या लगता है, ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है। समझ में आ गया अच्छे से? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद अभी मैंने जो आपको बताया, प्लीज़ आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक को रीड करो, मेरा वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक रीड करो, टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखो, ताकि आपको टेक्स्ट बुक भी थोड़ी थोड़ी आपको पता होता रहे कि टेक्स्ट बुक में भी क्या है, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको एकदम नया ना लगे। कीप ऑन रिफरिंग द टेक्स्ट बुक, कीप ऑन रीडिंग द टेक्स्ट बुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नॉट नेसेसरी आपके टेक्स्ट बुक से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो देखो, उसके बाद पॉज करके टेक्स्ट बुक पर जाके वो पर्टिकुलर पार्ट रीड करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। वो डाउट ये है कि सर स्टार ट्विंकल करता है क्या? जो प्लैनेट जो दूर दूर है, मार्स, जुपिटर, अगर उन प्लैनेट्स को देखें हम टेलीस्कोप से, या प्लैनेट व्लैनेट छोड़ो, मून आप देख सकते हो ना नेकेड आई से, मून हम देखते हैं तो मून तो ट्विंकल नहीं करता। भाई स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, मून क्यों ट्विंकल नहीं करता? मून में ऐसा क्या है? उसका आंसर ये है, पहले तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके खुद सोचो कि भाई ट्विंकल क्यों नहीं करता मून। पॉज करो, सोचो, चलो सोच लिए। यहां देखो, अभी देखो ये है मून मान लेते हैं, और ये हमारा स्टार है। देखो जो स्टार है इट इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कैसा सोर्स है ये? पॉइंट सोर्स। इट अपीयर्स टू बी अ पॉइंट सोर्स। ये जो मून है, पहली बात तो ये कि सेल्फ खुद से एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, वो सन से लाइट ले रहा है और फिर रिफ्लेक्ट करके पास करता है। तो हमारा जो मून है उसको वी कैन ट्रीट एज इट इज मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब मून जो स्टार है ये तो एक सिंपल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ही है, लेकिन जो हमारा मून है ये मून को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ लाइट मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट सोर्स। अब हमारे पास ये लाइट बहुत सारे पॉइंट सोर्स से हमारे पास आ रही है। द लाइट इज कमिंग फ्रॉम मैनी पॉइंट सोर्सेस। आर यू गेटिंग मी? अब ट्विंकलिंग जो होती है इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन ब्राइटनेस एंड चेंज इन पोजिशन। बट चेंज इन पोजिशन तो यहां पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज अगर यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स को हम ऑब्जर्व करें और इसका पोजिशन चेंज होता है अपीयरेंट पोजिशन, तो बाकी के जितने पॉइंट सोर्स है वो तो अपनी जगह पे है, मतलब जो एवरेज आएगा वो एवरेज तो वही रहेगा। उसी तरह अगर ब्राइटनेस की बात करें तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट सोर्स, यहां से आने वाली लाइट की ब्राइटनेस चेंज हुई, तो एट द सेम टाइम ये जो दूसरे इतने सारे पॉइंट सोर्स है इनकी ब्राइटनेस इतनी होगी कि एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द मून, एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द लाइट ऑफ द मून will remain constant, and because of this average of brightness and position
is constant, we are not able to see the twinkling of the moon, the twinkling of the planets. तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया? ओके, स्क्रीन को पॉज करो। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई उसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करो और टेक्स्ट बुक में जाके ये वाला पार्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये क्वेश्चन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाके आप वहाँ रीड करो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सेम रीज़न इसका भी वही है जो रीज़न अभी मैंने आपको दिया था इन दी अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स वाला टॉपिक। अब होता ये है कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे आप खड़े रहकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो सन को। मान लेते हैं ड्यूरिंग सनसेट यू आर ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आपकी एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये वाली, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, करेक्ट ना? दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है यहाँ तक जब भी सन रहेगा तो आप देख सकते हो, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जैसे ही सन यहाँ पे नीचे गया तो अब आप उसको देख नहीं सकते। लॉजिकली होना तो ये चाहिए कि जब आप सन को यहाँ से देखेंगे इस पोजीशन में तो यू कैन बी एबल टू सी व्हेन द सन मूव्स लाइक दिस एंड इट कम्स हियर द पोजीशन चेंजेस, you should not be able to see. This is the logic, okay? But what happens as soon as the sun goes and it comes in this position, then also you are able to see. अब ये कैसे हो रहा है? तो चलो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। Guys, it is happening because of refraction of light only. अब देखिए यहाँ पे हमने आपको अभी बताया कि हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ के आसपास का जो रीजन है यहाँ पे हमारे पास है एटमॉस्फेयर। व्हाट इज दैट? इट इज द एटमॉस्फेयर। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो लेट अस कंसिडर दिस पोजीशन एज द एक्सट्रीम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दिस इज द हॉरिजॉन। ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों? हॉरिजॉन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन कहते हैं। अब हमारा सन आ गया यहाँ पे, अब लाइट रेस जो है वो यहाँ से जाएगी। अब यहाँ से ये जो मीडियम है यहाँ से यहाँ तक ये तो रेयर मीडियम है, लेकिन जैसे वो यहाँ पे पहुँची तो अब वो जा रही है कहाँ? डेंसर मीडियम में ना, तो वो रिफ्रैक्ट होगी एंड इट विल मूव लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी? एक्चुअली लाइट की जो रे है वो ट्रैवल करेगी यहाँ से, इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ मैं। लाइट रे ट्रैवल लाइक दिस एंड इट बेंड्स एंड इट गोज लाइक दिस, इट फॉल्स टू आवर आई। अब देखिए ये जो रे है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं इसी रे को अगर यहाँ पीछे एक्सटेंड करूँ तो क्या मुझे सन यहाँ दिखेगा? हालांकि रे यहाँ से आ रही है लेकिन मेरी आंख में तो यहाँ से फॉल हो रही है ना, ये एकदम प्रीवियस कंडीशन जैसा। लाइट बेंड तो हो रही है स्टार से जो लाइट आ रही है, बट मेरी आंख में जहाँ से आ रही है मुझे तो वो चीज़ वही लगेगी। सिमिलरली दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम हियर, इट इज बेंडिंग, बट आफ्टर बेंडिंग इट इज अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पोजिशन एंड हेंस आफ्टर सनसेट you are able to see the sun over here. So this is very interesting. सनसेट हो चुका है, हॉरिजॉन से नीचे सन चले गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़े टाइम तक सन को देख सकते हो। Why? Because of refraction of light. Same thing happens at the time of sunrise. अब सनराइज के टाइम पे मान लो सन यहाँ पे, वो अभी पूरा का पूरा राइज नहीं हुआ है, वो अभी यहीं तक पहुंचा है, लेकिन फिर भी आपको दिखना शुरू हो जाता है। कैसे दिखना शुरू हो गया? बिकॉज लाइट यहाँ से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आके लाइट बेंड हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। डेंसिटी ज़्यादा है, दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड यू आर एबल टू सी द सन ओवर हियर।
So this is apparent position, this is actual position. So you can write like this, that we are able to see the sun sometimes before sunrise and that particular time after sunset also. And why it is happening? You will be drawing a diagram. Diagram is there in your textbook. You can draw that diagram also. And you will be writing in the form of notes all the things which I explained over here in the context of apparent position of the sun during sunrise and sunset. तो ये हमारा बच्चों आज का तीसरा एप्लीकेशन था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जहाँ पे हमने समझा कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फिर अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। और एक मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखा कि स्टार ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता, मून ट्विंकल नहीं करता, हमारे घर की लाइट ट्विंकल नहीं करती। क्यों? उसका रीज़न मैंने आपको वहाँ बता दिया कि स्टार एक पॉइंट सोर्स है, बाकी सारे जो सोर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं दे आर नॉट पॉइंट सोर्स, दे आर कलेक्शन ऑफ सोर्स। तो अगर एक सोर्स की ब्राइटनेस कम होगी तो दूसरा कंपनसेट कर लेगा और एवरेज ब्राइटनेस और एवरेज पोजीशन सेम रहेगी। ठीक है, सो कॉपी दिस, मेक अ नोट, पुट अप दिस हेडिंग एंड विल कंटिन्यू फर्दर विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मिराज इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मिराज इफेक्ट। और यही एक्सपेक्टेशन है, अक्सर आपको एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है भी। हमें तो इसको फिजिक्स समझने के लिए पढ़ना है बच्चों। एग्जाम तो कोई भी क्लियर कर सकता है ना, पास तो कोई भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिजिक्स को समझो तो मज़ा आएगा। चलो, मिराज इफेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सब, मिराज इफेक्ट। और हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, इन हॉट समर डेज व्हेन यू आर मूविंग अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड, एक लंबा सा रोड है और एकदम स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, आप हॉरिजॉन्टल में देख सकते हो और आप यहां पे खड़े हो, तो आपको ये लगेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ पानी जैसा कुछ गिरा हुआ है रोड की सरफेस पे। और ये आपको क्यों लगता है? ये आपको इसलिए लगता है कि यहाँ पे खड़ी हुई बिल्डिंग या यहाँ पे खड़ा हुआ कोई पेड़, कोई ट्री, यू कैन एबल टू सी इट्स इमेज इन द डाउनवर्ड पोजीशन। तो ये पेड़ यहाँ पे है, दिस इज द ट्री, और ये आपकी कोई बिल्डिंग वगैरह है। इन दोनों का आप यहां पे नीचे इमेज देख सकते हो। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट्स है और उनका इमेज आप नीचे देख रहे हो तो आपको ये लुक मिलेगा कि यहाँ पे कोई रिवर, कोई नदी या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें नीचे दिख रही है। अरे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो चौपाटी वगैरह पे आप जब जाते हो और जब आप दूर से पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करते हो तो वो जो दूर खड़ी हुई बिल्डिंग्स है जो एकदम शोर पे, उन सब का इमेज आप नीचे देख सकते हो समंदर के अंदर। तो आपको नीचे इमेज दिख रहा है, दैट गिव्स द इंडिकेशन दैट देयर इज सम वाटर ओवर देयर। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्या एग्जैक्टली यहाँ पे वाटर है? यहाँ पॉइंट पे या चौपाटी पे जो दिखते हो वहां तो वाटर एग्जैक्टली होता है, वहां पे रियली में वाटर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हॉट समर डेज में आप ट्रैवल कर रहे हो रोड पे और आपको दिखता है ऐसा कुछ वाटर रोड पे गिरा हुआ। दिस इज बिकॉज ऑफ मिराज। ये एक इल्यूजन है, दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। यहां पे रियलिटी में वाटर ऐसा कुछ भी नहीं होता, दिस इज एन इल्यूजन। तो हो सकता है आपने इसको देखा भी हो रियलिटी में लेकिन आपने गौर नहीं किया हो। तो अब की बार जब आप देखो, कभी किसी रोड पर ट्रैवल करो आप और अगर आपको ऐसा कुछ दिखे दूर, मोस्टली आपको क्या दिखेगा पता है बच्चों? अगर आपकी कार, मान लो यहाँ पे आप कार में जा रहे हो और आपकी कार यहाँ पे है इस पोजीशन पे और कोई कार यहाँ पे है, तो इस कार की जो टेल लाइट है, जब हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो पीछे जो लाइट जलती है, आपको वो लाइट यहाँ नीचे दिखेगी। कार पूरी की पूरी तो नहीं दिखेगी आपको,
लेकिन वो लाइट चूंकि वो शार्प ब्राइट होती है ना, वो आपको दिखेगी। उसी तरह सामने वाली लेन से अगर कोई कार आ रही है और उसकी हेडलाइट अगर जल रही है तो उस हेडलाइट को आप नीचे देख सकते हो। तो ये मिराज इफेक्ट में होता है। अब सर ये हो कैसे रहा है, इसको हम समझते हैं। तो कंसीडर दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रेट रोड। अच्छा, ये तो यहां पे लॉन्ग स्ट्रेट रोड पे दिखेगा, और यू कैन सी इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में भी अगर आप चले जाओ जहां पे आपको प्यास लग रही होती है बहुत जबरदस्त, पानी की आपको जरूरत भी होती है, और फिर उस टाइम जब इस तरह से इल्यूजन आपको दिखते हैं तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे पानी है, एंड यू विल बी रेस्ट, यू विल रन टुवर्ड्स दैट एंड यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग। और इस तरह से बहुत से लोग की डेथ भी होती है डेजर्ट्स में। तो इसलिए बोलते हैं डेजर्ट में अगर कोई भटक गया तो डेजर्ट खुद ही उसको मार देता है। हालांकि वहां मारने के लिए कोई होता नहीं है, वहां पे कोई इंसान, कोई आबादी, वहां कुछ नहीं है ना, बट बिकॉज ऑफ सच थिंग्स, अगर उसके पास पानी खत्म हो गया तो प्यास लगी है, तो अब कंडीशन ये है कि उसका दिमाग, उसका माइंड और उसकी आंखें दोनों पानी को ढूंढ रही होती है, और फिर इस तरह के इल्यूजन उसको बहुत सारे वहां देखने को मिलते हैं, और वो समझता है पानी है और वो भागता है उसकी तरफ, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। एंड फाइनली अगर उसका कुछ भी नहीं हुआ, पानी उसको कहीं से भी नहीं मिला, तो फिर वहां डेथ है। ओके, तो हम समझते हैं भी ये सारी चीजें हो कैसे रही है। सो टेक दिस इज अ रोड। अब ऊपर सन है, एक्सट्रीमली हॉट है, तो जो एयर पार्टिकल्स रोड की सरफेस के करीब है, जितने एयर के पार्टिकल रोड की सरफेस के करीब है, तो रोड तो हॉट है ना, तो यहां पे जो एयर है, दिस एयर विल बी हॉट एयर, दिस विल बी हॉट एयर। और जैसे जैसे आप रोड की सरफेस से ऊपर जाओगे, एयर का टेम्परेचर कम होता रहेगा, और ऊपर आपकी जो एयर है वो कैसी है, कोल्ड एयर। सही है, तो नीचे एकदम हॉट, ऊपर एकदम कोल्ड। तो आप ऊपर से अगर नीचे आओगे तो यू कैन से डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या बोल सकते हो आप, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, यहां भी एक बात ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है कि यहां से लेके यहां तक की हॉट एयर है उसके बाद कोल्ड एयर, ऐसा नहीं है। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर while गोइंग फ्रॉम लोअर टू अबव, दिस इज नॉट शार्प, इट इज कंटिन्यूअस, जैसा हमने अभी प्रीवियस केसेस में देखा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है। तो इतना समझ गए आप, नीचे की जो सरफेस है वो हॉट है, ऊपर क्या है, कोल्ड। अच्छा, डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जो हॉट है उसकी जो डेंसिटी है इट इज लेस, जो कोल्ड है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। दैट मीन्स इफ लाइट कम्स फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। इतना क्लियर है? ओके अब मैं ये सारा पार्ट रब कर रहा हूं और आपको अब एक्चुअली में मिराज समझाते हैं। नाउ लिसन, this is the road surface. Consider a tree over here. You are standing at this position and consider that ray of light is coming like this. Ray of light is coming like this. It is coming from tree to the road surface. अब ये ray of light बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेंसर मीडियम से कहां जा रही है, रेरर मीडियम में। अब अगर ये डेंसर से रेरर में जा रही है तो आपको पता है ये नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना, लेकिन यहां पे कोई शार्प डिवीजन नहीं है, तो ये नॉर्मल से दूर तो जाएगी लेकिन आगे जाएगी तो आगे फिर से नीचे रेरर मीडियम है, फिर से नॉर्मल से दूर जाएगी, फिर से रेरर मीडियम है, फिर नॉर्मल से दूर जाएगी, और ये इस तरह से बेंड होगी। अरे ये वही एक्सप्लेनेशन है जो प्रीवियसली मैंने दिया ना, कि अगर कंटिन्यूअस चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लाइट शार्प इस तरह से बेंड नहीं होगी बल्कि ऐसा कंटिन्यूअस बेंडिंग होगा। बिल्कुल उसी तरीके से इस लाइट को जाना तो था नीचे, लेकिन ये डेंसर से रेरर में जा रही है तो रेरर मीडियम में उसका रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल बेंड लाइक दिस। लाइट रे क्या होगी बच्चों, यहां से इस तरह से बेंड होगी। अब अगर लाइट यहां से बेंड हो रही है, ध्यान से देखना, इफ लाइट इज बेंडिंग लाइक दिस और मैं यहां से देख रहा हूं, तब हो क्या रहा है, मुझे ये दरख्त, मुझे ये ट्री
because of this light coming from the lower position, I will be able to see this tree in lower direction. मुझे ये ट्री कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा, क्योंकि लाइट तो नीचे से आ रही है ना. तो अगर मैं इसका इमेज का पोजीशन बनाऊं, इट विल लुक लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, और यहां आपको इमेज मिलेगा. तो हमें ये दरख्त दो जगह देखने को मिलेगा. एक तो ये कि रे ऑफ लाइट इज कमिंग डायरेक्टली टू माई आई फ्रॉम दिस ट्री. ये कैसा आ रहा है? डायरेक्टली. और दूसरा, एक रे नीचे जा रही थी, नीचे जाते हुए वो बेंड हो गई और वो इस ट्री का इमेज लेकर यहां पर मुझे दिखा रही है. नाउ सिंस दिस रे इज कमिंग, इज बेंडिंग लाइक दिस, सो आई विल बी कंसिडर इट एज कमिंग फ्रॉम हियर. बिकॉज हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंख में आती है, तो अब लाइट तो यहां से आ रही है ना मेरी आंख में, तो मुझे लगेगा कि ये झाड़ यहां पे है. अब मुझे ये यहां पे भी दिख रहा है ट्री, मुझे ये नीचे भी ट्री दिख रहा है, तो मुझे क्या लगेगा कि इस ट्री का रिफ्लेक्शन ग्राउंड में आ रहा है. दैट मीन्स यहां पे समथिंग वाटर लाइक कुछ गिरा हुआ है. यह आपको ऐसा लगेगा, ठीक है. सो बेंडिंग ऑफ लाइट लाइक दिस, कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड coming from the distant object such that its image is appearing in the ground, this particular effect is called as mirage effect. इसके डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, वहां पे जाइए, उसके डेफिनेशंस को आप याद कीजिए. उसके बाद पूरा का पूरा टेक्स्ट जो मिराज इफेक्ट के बारे में टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है वो पढ़ो. वहां पे आपको एक डायग्राम भी इस तरह से दिया हुआ है, वो डायग्राम भी देखो. तो आज के लेक्चर में अगर हम समराइज करें, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, उसके बाद हमने देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उसके बाद हमने देखा अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द सन, है ना. एंड इन लास्ट वी सॉ अबाउट मिराज इफेक्ट. ये 4 एप्लीकेशन बड़े बड़े हमने देखा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कलर ऑफ द स्काई के बारे में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है. एंड दैट इज अबाउट डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्योरली, उसके बेस में 4 एप्लीकेशन थे जो मैंने आज आपको पढ़ाए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, एक मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कंपटीशन के बारे में. ग्रेविटेशन का कंपटीशन आप लोग का होने वाला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे नहीं होंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, टेक्स्ट बुक से आएंगे, बाहर से, बहुत सारे. यू आर कन्फ्यूज्ड. तो हमने ये सोचा है कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप जब यहाँ पे आ जाओगे, तो हम लोग आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे टेस्ट, आपको प्रिपरेशन का टाइम देंगे, उसके बाद वो आपका टेस्ट लेंगे हमारे सामने. बिकॉज ये टेस्ट नहीं है, ये कंपटीशन है. यू विल बी गिवन द प्राइज इफ यू विन दैट. टॉप 3 को प्राइज भी मिलेगा. तो हो सकता है घर पे आप तो अपनी ईमानदारी से करोगे, लेकिन कोई हो सकता है कॉपी करके आंसर लिख दे और फिर उसका प्राइज आ जाए, तो वो तो गलत है ना. तो ये बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा, और हम लोग इसको रखेंगे लॉकडाउन के बाद जब आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे. तो अभी थर्सडे को आपका जो टेस्ट है बच्चों, दैट इज ग्रेविटेशन का जो नॉर्मल हमारा टेस्ट होता है वो है. और उसमें क्या पूछूंगा मैं, वो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज डाल दिया है. न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे, आपको वही चीज़ें पूछी जाएगी जो आप पढ़ाई गई है थ्योरी में, ओके. और उसमें टेक्स्ट बुक के बीच में से भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं. आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो है ही है, बीच में से भी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पढ़ाया वही, बाहर से नया कुछ नहीं. मैंने यहाँ पे जो पढ़ाया, जैसे मास डबल कर दिए, रेडियस हाफ कर दिए तो क्या चेंज होगा वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप जानते हो. तो जिन लोगों ने होमवर्क किया है ना अच्छे से, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो. तो लेक्चर को आज के यहीं पे हम लोग एंड करते हैं. एक समरी देख लेते क्या क्या किया हम लोगों ने. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लास्ट सेक्शन में देखा था हमने. आज 4 एप्लीकेशन पढ़े. आपको करना ये है, अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डालो, चारों एप्लीकेशंस के नोट्स बनाओ विद डायग्राम. यही आज का आपका होमवर्क है. अपनी नोटबुक के अंदर चारों एप्लीकेशन हेडिंग के साथ लिखेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे और अपनी टेक्स्ट बुक से उसके नोट्स बनाएंगे. और प्लीज़ टेक्स्ट बुक को आप रीड करेंगे अच्छे से. जितना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में शुरू से लेकर अब तक पढ़ाया गया सारा आप पढ़िए, उसको समझिए. कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या आज की वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसको अंडरलाइन करो, उसको मार्क करो एंड सेंड मी. I will be explaining to you. You can send me on WhatsApp, Telegram. You can email me. Also,
यू कैन कॉल मी। ओके, तो आज के लेक्चर को यही पे एंड करता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।